है ना। तो आज का जो टॉपिक है अपना फ्रिक्शन, उसमें डिस्कस करेंगे हम। फ्रिक्शन एक्चुअली एक, अगर आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, इसके पहले एक और चैप्टर था, है ना। इस चैप्टर का नाम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से था शायद। उसमें आपने फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा था, या शायद वर्क पावर एनर्जी वाले में पढ़ा था, जिसमें आपने फ्रिक्शन में एक सबसे लास्ट में पढ़ा था कि फ्रिक्शन इज़ अ नेसेसरी एविल, है ना। तो सबसे पहले मैं शुरुआत यहीं से कर रहा हूँ कि जो फ्रिक्शन होता है नेसेसरी एविल, इसका मतलब क्या होता है। फ्रिक्शन सबसे पहले तो एक ऐसा फोर्स होता है विच अपोजेस द रिलेटिव मोशन, ठीक है। एक शब्द आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पर शब्द यूज़ किया है एक रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन शब्द का मतलब ये होता है एक्चुअली कि जब भी बॉडी मूव करती है तो ऑलवेज इट मूव्स विथ रिस्पेक्ट टू सम फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना। जैसे अगर आप ट्रेन में बैठे हो और सब कुछ, ट्रेन में यात्री भी बैठे हुए हैं, तो आपको सारे यात्रीगण कैसे दिखेंगे, रेस्ट पर दिखेंगे, ठीक है। तो आप पर ग्राउंड से देखोगे तो क्या होगा, सब मूव करते हुए दिखेंगे। तो ये डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। तो जनरली जब फ्रिक्शन की बात करते हैं तो ये रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। मतलब कि अगर जैसे ये ब्लॉक का मास कोई रखा हुआ है, आपको पता है अब इसका कुछ मास हर बार अलग हो सकता है, हर बार क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। आप F मतलब यहाँ पर फोर्स अप्लाई कर रहे हो, दिस इज़ योर अप्लाइड फोर्स। व्हाट इज़ दिस इज़ योर अप्लाइड फोर्स। आप यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो और आप देखते हो कि ये बॉक्स आपसे नहीं हिल रहा। यू फाइंड दैट दिस बॉक्स इज नॉट मूवेबल। तब आपकी फाइंडिंग्स क्या होती है, आप कहते हो कि बॉक्स तो भारी है, ठीक है, आई कैन नॉट मूव इट। हम इसको यही कहते हैं कि बॉक्स क्या है, भारी है, इसलिए हम इसे मूव नहीं कर सकते। बट इसके पीछे का जो राज छुपा हुआ है, जो साइंस छुपा हुआ है, इट इज़ समथिंग कॉल्ड फ्रिक्शन। भारी तो है वो, भारी होने का के कारण तो उस पर नॉर्मल रिएक्शन लग ही रहा है, mg मतलब वेट लग ही रहा है। तो एक फोर्स तो नीचे लग रहा है और एक फोर्स ऊपर लग रहा है, और ये दोनों फोर्स आपस में क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। इतना तो लगता ही है, परंतु इसमें एक और चीज़ पिक्चर में आ गई। साइंस ये कहता है कि आप जब ये फोर्स को इधर से खसका रहे हो, ठीक है, फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी एविल। नेसेसरी एविल मतलब फ्रिक्शन जरूरी भी है ना, और ज़रूरी नहीं भी है। जैसे अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हम चल नहीं पाते, ये आप सभी को पता है, आप छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हो, ठीक है। फ्रिक्शन नेसेसरी एविल का मतलब और नेसेसरी भी है। एविल का मतलब एक नेगेटिव भी यूज़ किया है यहाँ पर वर्ड, और एक पॉजिटिव भी यूज़ किया गया है, ठीक है। तो ये दोनों सेंस में यूज़ हो रहा है, ठीक है। इट इज़ इन बोथ द सेंस, ठीक है। तो अब जब आप यहाँ पर फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो ये बॉक्स नहीं हिल रहा है, इसका मतलब देखो ऊपर और नीचे के फोर्स तो क्या है, हमारे बैलेंस होते हैं, क्योंकि बॉडी ना तो ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है। पर हम बॉडी को किधर ले जाना चाह रहे हैं, अब इस तरफ ले जाना चाह रहे हैं। इस तरफ ले जाना चाह रहे हैं तो आप इसको सोच सकते हो कि मान लीजिए अगर एक स्मूथलेस सरफेस है, स्मूथलेस सरफेस मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं है, वहाँ पर एक बॉक्स पड़ा हुआ है और एक छोटा बच्चा है जो 10 साल का है ना, और आप करीबन 16-17 साल के बच्चे हैं जो उस बॉक्स को पीछे खींच रहे हैं। पर एक बच्चा अगर उसको खींच रहा है तो आप अगर उसके अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं तो आप क्या उसे खींच पाएंगे, आप तभी खींच पाएंगे जब उस बच्चे को आप क्या करो, बच्चे से ज़्यादा फोर्स लगा दो। कब खींच पाएंगे, अगर मान लीजिए वो 10 न्यूटन का फोर्स इधर लगा रहा है, ठीक है, मान लीजिए फ्रिक्शन कुछ भी नहीं, आपको नहीं पता क्या होता है फ्रिक्शन, नहीं पता, पर अगर 10 न्यूटन का फोर्स वो बच्चा इधर खींच रहा है तो वो बॉक्स कब खींचेंगे आप उधर, जब 10 न्यूटन का फोर्स आप क्या करोगे, उससे ज़्यादा का फोर्स उधर लगाओगे, तब जाके क्या होगा, आपका बॉक्स कुछ मूव होगा, है ना। तो इसका मतलब ठीक इसी तरीके से एक फ्रिक्शन फोर्स भी काम करता है कि आप अगर देखो, फ्रिक्शन का जो साइंस ने लॉजिक दिया है वो इस तरीके से दिया है कि अगर दो सरफेस कांटेक्ट में होती है तो दोनों सरफेस रफ होने के कारण, यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि सरफेस क्या होती है, इरेगुलर्स होती है। सरफेस क्या होती है, इरेगुलर होती है। सरफेस इरेगुलर होने के कारण जब एक सरफेस कुछ इस तरीके से और ये दूसरी सरफेस कुछ इस तरीके से लॉक हो जाती है, ये क्या हो जाती है, सरफेस क्या हो जाती है, लॉक हो जाती है। अब आप इसको यूँ समझ सकते हैं कि ऊपर से एक मास है, मास के कारण, वजन के कारण ये लॉक हो गई। यू कैन अंडरस्टैंड लाइक दिस कि मास या वजन होने के कारण क्या हो गया है, ये सरफेस लॉक हो गई। अब जब तक आप इस लॉक को नहीं तोड़ेंगे,
ऑब्जेक्ट मूव होने वाला नहीं है। अब मतलब ये लॉक अगर जैसे ही टूट जाएगा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मूव होने लग जाएगा। तो सीधी सी बात है, बहुत हल्की सी बात है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है कि मान लीजिए आपने यहाँ पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है, और अगर इधर से मान लो ये 8 न्यूटन का फोर्स लगा रहा, तो अभी तो आप इसको क्या कर लोगे, खींच दोगे। अभी मैं जनरल बात कर रहा हूँ ना, मान लो कि फ्रैक्शन वगैरह कुछ भी नहीं है, क्योंकि इधर 8 न्यूटन का लग रहा है और इधर कितने का फोर्स लग रहा है, मान लो एक बच्चा 8 न्यूटन से खींच रहा है और 10 न्यूटन से खींच रहा है, तो 2 न्यूटन से उधर वाली चीज़ पॉजिटिव हो ही रही है, मतलब उधर की चीज़ ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, मूव हो जाएगा। मतलब इसमें कुछ एक्सेलरेशन तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब फ्रिक्शन एक ऐसी चीज़ होती है कि जब तक ये लॉक टूटते नहीं है, बस इसी चीज़ को आप क्या मान लेते हैं कि यहाँ पर अगर कोई बंदा था वो नहीं है और उसकी जगह क्या काम कर रही है, आपकी ज़मीन काम कर रही है, मतलब योर सरफेस इज एक्टिंग एज दैट पर्सन, जो कि क्या कर रही है, उस ब्लॉक को भी स्टॉप करके रख रही है। आप बहुत भयंकर फोर्स लगा रहे हो तब भी ब्लॉक नहीं मूव कर रहा है, क्योंकि उसमें जो लॉकिंग है वो बहुत ज़्यादा है। अल्टीमेटली सब मास डिपेंडेंट चीज़ें आ जाएगी, ठीक है, लॉकिंग क्या है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो जो सरफेस होती है इरेगुलरिटीज़ के कारण क्या करती है, मोशन का अपोज करती है। मोशन का अपोज करने का मतलब अगर बॉडी चलना चाहती है, अगर इसमें एक आपको एनसीईआरटी में एक टॉपिक दिया हुआ है जिसको इम्पेंडिंग मोशन करके कुछ दिया हुआ है ना। इम्पेंडिंग मोशन इसको कहते हैं हम, कि अगर फ्रिक्शन नहीं होता, फोर्स लगाया फ्रिक्शन नहीं होता, तो अगर बॉडी चलती तो उस टाइप के मोशन को क्या बोल दिया, इम्पेंडिंग मोशन। क्या बोल रखा है, इम्पेंडिंग मोशन। मतलब अगर बॉडी चलती बिना मतलब फोर्स लगाने के बाद, ठीक है, और फ्रिक्शन के एब्सेंस में, पर एक्चुअली में चलती नहीं है, ऐसा लिखा है कि एक्चुअल में चलती नहीं है, पर अगर वो फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता तो क्या होता, बॉडी चलने लग जाती। तो उसके मोशन को, जो इमेजनरी मोशन होता अगर फ्रिक्शन नहीं होता, तो उस मोशन को क्या बोल रखा है, इम्पेंडिंग मोशन। फ्रिक्शन हमेशा इम्पेंडिंग मोशन को क्या करता है, अपोज करता है। फ्रिक्शन क्या करता है, इम्पेंडिंग मोशन को अपोज करता है। मतलब ऐसा मोशन जो फ्रिक्शन के बिना नहीं होता, फ्रिक्शन के बिना नहीं होता, मतलब फ्रिक्शन नहीं होता, तो वो जब मोशन एग्जिस्ट करता, ठीक है, तो बॉडी मूव करने लग जाती। तो उसी फोर्स का वो क्या करता है, अपोजिशन करता है, और एक उसको एनसीईआरटी ने टर्म दे रखी है, इम्पेंडिंग मोशन, ठीक है। हाँ, इम्पेंडिंग मोशन बस केवल एक टर्म हो गई, अब आप उसको यूज़ नहीं करेंगे आगे। नेक्स्ट, डायरेक्शन होती है जो आपकी फ्रिक्शन फोर्स की। तो ये फ्रिक्शन आपको समझ में आ रहा है कि अप्लाइड फोर्स की, अगर आप फोर्स इधर अप्लाइड कर रहे हैं तो फ्रिक्शन हमेशा किस तरफ लगता है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब आप समझ गए, ठीक है। अब मान लेते हैं, मैं आपको इसको अभी बिना किसी लॉज वगैरह से इस तरीके से बताता हूँ कि आपकी बॉडी जो है, ठीक है, आपकी बॉडी जो है, आपने इसके ऊपर फोर्स लगाया लेटेस्ट से कुछ 15 न्यूटन का, आपने इसके ऊपर फोर्स लगाया 15। अब हम शुरुआत से चलते हैं। आपने एक बॉडी है, इसके ऊपर कितना फोर्स खींचा, 1 न्यूटन का। अब ये बॉडी इधर नहीं खसकी, ठीक है, इसके ऊपर 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, इधर बॉडी नहीं खसकी। इसका मतलब क्या हुआ कि इसने भी 1 न्यूटन का क्या कर लिया, अपने आप को बना लिया। तो बोले तू 1 न्यूटन का, तो मैं भी 1 न्यूटन का बन जाता हूँ। अब खींच के बता। उसके बाद फिर आपने फोर्स की मात्रा को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। 2 न्यूटन का फोर्स लगाया तो इसने भी क्या कर लिया, 2 न्यूटन का फोर्स लगाया। फ्रिक्शन फोर्स सेल्फ एडजस्टिंग होता है। क्या होता है, सेल्फ एडजस्टिंग होता है। अभी अपन कुछ यहाँ पर इक्वेशन वगैरह की बात कर लेंगे, 1-2 इक्वेशन से, तो इससे काफ़ी सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। अभी अपन बिना इक्वेशन की बात करते हैं। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा क्या करता है, ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। फिर आपने इसको करते 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 10 न्यूटन पे लगा दिया। कितना कर दिया, 10 न्यूटन पे। इधर से फोर्स कितना लगाया, 10 न्यूटन से, तो इसको सब हटा देता हूँ। तो इधर भी अगर इधर 10 न्यूटन लगाया तो इस वाले जो फ्रिक्शन फोर्स था ये भी कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन। अब भैया हर चीज़ की लिमिट होती है, ठीक है। एक टाइम आएगा जब ये बॉक्स क्या हो जाएगा, अब तो हिल के बता, तो मतलब तू रोक के बता। 10.1 जैसे ही आपने किया, मतलब इसकी एक लिमिट अप्रोच हो गई। इसकी क्या हो गई, एक लिमिट आ गई कि भैया मैं 10 तक तो क्या था, कोई मुझे हरा ही नहीं सकता था, ठीक है ना। आप देखते हो कई बार एक छोटा बच्चा जो होता है वो तो बॉक्स को हटा ही नहीं पाता है, क्योंकि उसमें इतनी ताकत नहीं रहती है। पर आप देखते हो, हट जहाँ से, मैं लगाता हूँ फोर्स, तेरे को आता नहीं करते, और फिर आप अच्छे से धक्का लगाते हो और आपकी बॉडी मूव हो जाती है। इसका मतलब आपने फोर्स क्या किया, ज़्यादा लगाया, जिसके कारण वो लॉक्स थे वो क्या हो गए, टूट गए। ऑब्वियस सी बात थी। अब 10 न्यूटन, बस ये क्या होता गया, मतलब बच्चे ने 5 न्यूटन की शक्ति थी बस उसके पास, तो फोर्स भी कितने का बन गया, 5। पर हर एक लिमिटिंग, हर एक फ्रिक्शन फोर्स की क्या होती है,
लिमिट होती है, और वो सरफेस के ऊपर डिपेंड करती है। किसके ऊपर डिपेंड करती है? सरफेस के ऊपर। आप देखना, अगर एक बॉक्स को अगर आप टाइल्स पे स्लाइड करते हो, मतलब टाइल्स पर आप धक्का लगाने की कोशिश करते हो, और वहीं उस बॉक्स को आप सीमेंट की सरफेस पर मूव करने की कोशिश करते हो, तो आप पाओगे कि सीमेंट की सरफेस पर आपको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। इसका मतलब कि सरफेस के ऊपर डिपेंड कर रहा है फ्रिक्शन फोर्स। अभी हम न्यूमेरिकल्स पे या फिर किसी भी मैथमेटिकल इक्वेशन पर नहीं आए, फिर भी यहाँ तक तो हमें पता चल रहा है कि हाँ कुछ ना कुछ सरफेस डिपेंडेंट है, और ये हमारी रियल लाइफ की प्रॉब्लम से पता चल रहा है हमें। इसमें कुछ आपने साइंस के बारे में नहीं पढ़ा, ये अगर कोई अदर देन साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट भी होगा तो उसे पता चल जाएगा कि हाँ ये तो होता है, ये ऑब्वियस ही बात है। बट जो चीज़ होती है ऑब्वियस ही बात को ही तो साइंस कर देता है कन्वर्ट इक्वेशंस के फॉर्म में, ठीक है। तो जैसे जैसे आप इधर फोर्स लगाते हो वैसे वैसे ये इधर फोर्स लगाता है। अगर आपने फोर्स इधर लगाया, अब आपने ऑब्जेक्ट को इधर खींचना चालू किया, तो फ्रिक्शन किधर लग जाएगा? उस तरफ, है ना, वो उठ के इधर आ जाएगा। बोले अब तो इधर से खींच रहा था ना, अब मैं तो अपोजिशन, मुझे तो अपोजिशन करना है। अब आप एक बच्चा है जो बॉक्स को किधर खींच रहा है, फोर्स किधर लगा रहा है? इधर लगा रहा है। ये अप्लाइड फोर्स, कैपिटल एफ को मैं अप्लाइड फोर्स ही लिखूंगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन किधर बैठ जाएगा? स्मॉल एफ, इस तरफ। ये धक्का इधर से दे रहा है तो इधर से दे रहा है? फ्रिक्शन तो फोर्स ऐसा होता है जो आपको दिखाई नहीं देता, इट इज़ इनविजिबल फोर्स, ठीक है, मिस्टर इंडिया टाइप से, मतलब ये है पर आपको विजिबल नहीं है। तो एफ, कैपिटल एफ जो है, हम तो ये फोर्स दे रहे हैं, इस फोर्स को भी देख तो हम सकते नहीं, पर फिर भी आपको ये तो लग रहा है कि कुछ पुश कर रहे हो आप बॉडी को, या तो पुल कर रहे हो या पुश कर रहे हो। तो यहाँ से अगर आप बॉडी को खींच रहे हो तो बॉडी नहीं खिंचा रही, इसका मतलब अब फ्रिक्शन किधर से लगने लग गया? उस तरफ से लगने लग गया। तो जिधर भी आप फोर्स लगाते हो तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है? डायरेक्शन इज पैरेलल टू द सरफेस एंड ऑलवेज अपोजिट टू दी अप्लाइड फोर्स। डायरेक्शन समझ में आ गई, ठीक है। फ्रिक्शन कभी भी सपोर्ट नहीं करता है फोर्स को, वो क्या करता है? फोर्स को अपोज ही करता है, और हमेशा पेयर में लगता है। एक और चीज़ है कि ये जो फ्रिक्शन है ये किस में लगेगा? पेयर में। पेयर का मतलब क्या हो गया? दो सरफेस किस में रहेगी? पैरेलल, मतलब जहाँ पर दो सरफेस आपकी आ जाएगी कॉन्टेक्ट में, तब आपके दो सरफेस में ये पेयर में फोर्सेस लगेंगे। मतलब एक अप्लाइड फोर्स रहेगा और उसके साथ में कौन सा फोर्स लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स। मतलब ये पेयर्स में चलते हैं। फ्रिक्शन अकेलौता कभी भी एक्ट नहीं होगा, मतलब जब तक बॉडी आप मूव नहीं कर रहे हो तब तक फ्रिक्शन की भी कोई वैल्यू नहीं है, बिकॉज यू आर नॉट अप्लाइड एनी फोर्स। जैसे ही आप फोर्स लगाना शुरू करते हो इसकी नींद खुल जाती है, और फिर ये बोलता है कि अब भी हम करना। सरफेस कैसी भी रखो बेटा, सरफेस। एक और चीज़ इनका क्वेश्चन अच्छा है कि अगर आप मान लो ये आपकी ये इस तरीके से आपने ब्लॉक रखा है ना, और इस पर आप क्या करोगे? फोर्स लगाओगे। करते हैं ना कई बार हम ऐसा है कि चलो एक बच्चा है, जैसे ये मेरे पास ये है, मैं सोचता हूँ कि इसको मैं यहाँ पे से रख के बताऊँ, तो अभी तो ये रुक गया। ये क्यों रुक रहा है? अगर मैं थोड़ा सा फोर्स हल्का करूँ तो देखो गिर रहा है। क्यों गिर रहा है? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स अब किधर लगेगा? देखो मोशन किधर होने लगा? नीचे ऊपर। अब यूं मत बोलना सर ऐसे गिर रहा है, कि नहीं तुम्हें खुद दिख रहा है। बॉक्स कहाँ गिर रहा है? बॉक्स मतलब ये जो भी ऑब्जेक्ट है वो नीचे गिर रहा है। नीचे गिर रहा है, इसका मतलब फिर अगर ये मोशन इसका नीचे हो रहा है तो फ्रिक्शन किधर लगने की कोशिश करेगा? ऊपर, है ना। मतलब ये सब ऐसे इमेजिनरी फोर्सेस होते हैं जो हमेशा एक्चुअल मोशन का क्या करते हैं? अपोजिशन करते हैं। उसको हम साइंस में टर्म यूज़ करते हैं रिलेटिव मोशन, है ना, रिलेटिव मोशन। अच्छा, अब ये डायरेक्शन भी हो गया। इसके बाद जनरली हम दो टाइप के फ्रिक्शन की बात करेंगे, एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है और एक रोलिंग फ्रिक्शन होता है। कौन सा फ्रिक्शन? स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन में बता देता हूँ। जनरली एनसीईआरटी में इसको मतलब हम लोग रोलिंग फ्रिक्शन पे ज़्यादा बात नहीं करते हैं, इसकी डेफिनेशन दे रखी है, ठीक है। तो ये मैं बता देता हूँ। स्लाइड का मतलब होता है फिसलना, ठीक है, और रोलिंग का मतलब होता है रोल करना, ठीक है। तो अगर कोई बॉडी फिसलती है, जैसे अगर मैं ये बात करूँ, यहाँ पर अगर ये मैंने प्लेन पर क्या रख दिया? एक मास रख दिया, तो ये मास क्या होगा? स्लाइड होगा। ये मास क्या होगा? स्लाइड होगा। तुमने बहुत ज़्यादा प्लेन का एंगल नहीं किया, ज़्यादा एंगल कर दोगे तो फिर पलट 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 करके जा रहा है वो, ठीक है। हम केवल इतना ही इसका एंगल कर रहे हैं जितने में वो स्लाइड करने, बस केवल फिसलने लगे, तो उस टाइप के मोशन को हम क्या कहेंगे? कि वो स्लाइड कर रहा है। जब उस समय फ्रिक्शन अप्लाई होगा तो उस टाइप का फ्रिक्शन क्या रहेगा? तब स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा, ठीक है। अब ज़्यादा आप कर दोगे तो वो तो क्या हो गया? मूव होने लग जाएगा ना, उस पर फोर्स ही इतना सारा लग जाएगा, ग्रेविटी लग जाएगी, तो वो तो अपने हिसाब से रेंडम मूव करने लग जाएगा। पर एक फ्रिक्शन की अप्रोच में अगर आप थोड़ा सा करोगे कि थोड़ा फ्रिक्शन भी बचा ले उसे, तो उसके अकॉर्डिंग आप एंगल को, अभी एंगल की भी बात आएगी,
तभी अपन बात करेंगे उसमें। तो ये तो क्लियर हो गया आपको। उसके बाद 3 टाइप के फोर्सेस, अच्छा स्लाइडिंग फ्रिक्शन ये क्लियर है। रोलिंग फ्रिक्शन तब होता है जब आपने देखा होगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होता है, ठीक है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, सर फोन आ रहा है बार-बार। स्लाइडिंग फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होता है हमेशा ज़्यादा होता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, हमेशा ज़्यादा होता है। अच्छा कैसे ज़्यादा होता है आपको पता है, सम एनीथिंग विच इज़ रोलिंग, रोलिंग का मतलब जो क्या कर रही है, रोल कर रही, गोल गोल घूमते हुए जा रही है ना। आप मुझे बताओ, आपने सभी ने ये चीज़ ऑब्जर्व की होगी, देखो फ्रिक्शन अधिकतर तो प्रैक्टिकल लाइफ से ही चल रहा है, ठीक है, ये सब प्रैक्टिकल लाइफ से ही चल रहा है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप बात करते हो, प्रैक्टिकल लाइफ में अगर हम बात करें तो आपने सभी ने देखा होगा कि अगर एक बॉक्स है उसको आप धक्का लगाते हो, बहुत मुश्किल से होता है। या फिर ट्रॉली बैग ही देखा होगा आपने, अगर ट्रॉली बैग का आपका जो रोल ख़राब हो जाता है, जो व्हील ख़राब हो जाता है, तो आप देखते हो कि आपको दिक्कत आती है और फिर घसड़ते घसड़ते आते हैं और आवाज़ भी आती है। परंतु वही व्हील होते हैं उसमें तो आप आराम से बिल्कुल सी लेके चलते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती उसमें। ये फील किया है, मतलब एक तरफ तो बॉडी स्लाइड करने की कोशिश कर रहे हो और एक तरफ बॉडी क्या करवा रहे हो आप, रोल करने में ऐसा बताता है साइंस कि रोल करने में क्या होता है कि कुछ पर्टिकुलर एरिया ही कांटेक्ट में रहता है। आप देखो, मतलब कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स, वो तो सिंगल पॉइंट ही बोलता है, साइंस क्या बोलता है कि सिंगल पॉइंट ही रहता है कांटेक्ट में, जबकि इसमें तो क्या होता है पूरा एरिया जो होता है वो क्या होता है, कांटेक्ट में होता है, ठीक है। तो रोलिंग फ्रिक्शन का जो वैल्यू होता है हमेशा कम होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, और जनरली इसकी वैल्यू दी 10 गुना। रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है ना, ये क्या होता है 10 टाइम्स लोअर होता है, ये फ्रिक्शन क्या होता है 10 टाइम्स लोअर, ऐसा कुछ, हालांकि ये कुछ एकदम से कोई ये 100% सही नहीं है, कुछ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बता रखी है कि जो हमारा रोलिंग फ्रिक्शन होता है ये कितना होता है, 10 गुना क्या होता है, कमज़ोर होता है, ठीक है। मतलब अगर आप रोलर ले जा रहे हो, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा आपको 10 गुना कम मेहनत करनी पड़ेगी। और वहीं बॉक्स को अगर आप स्लाइड कर रहे हो, मतलब रोलर अगर आप मान लो रोलर है ही नहीं किसी चीज़ में, तो आप समझ गए कि आपको कितनी ताकत लगानी पड़ेगी, 10 गुना आपके पास शक्ति भी तो होनी चाहिए, ठीक है। इसीलिए हैवी ऑब्जेक्ट में व्हील्स दिए होते हैं, और यही कारण नहीं है, इसके अलावा भी आपके बहुत सारे मशीनरी ऑपरेशंस होते हैं, वो सब क्या होते हैं आपकी जो फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा क्या होता है, फ्रिक्शन को कम कर देता है। अब इसीलिए आप, हाँ, अब इस फ्रिक्शन को कम कैसे किया जा सकता है, ये सब चीज़ें आपको मिलेगी बुक्स में, जो कि इतना अब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं रखता है अभी 11th लेवल पर। मैंने फिर भी आपको एक आइडिया दे दिया कि इसमें रोलिंग फ्रिक्शन में एक तो रोलिंग फ्रिक्शन को कैसे कम किया जा सकता है, रोलर से कम किया जा सकता है, तरह तरह के ऑयल्स यूज़ करके किया जा सकता है, ठीक है। सरफेस को स्मूथ बना दो तो क्या हो जाएगा, और भी बहुत सारे तरीके दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये सारे तरीके को देखते हुए आप